तो अब हम आगे बढ़ेंगे 2020 के क्वेश्चंस की तरफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन के। इसके पहले हम 2018 और 2019 के क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। 2020 में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है जैसे 2018 और 2019 में आया था। 18-19 का जो पैटर्न था मार्किंग स्कीम, सेम 2020 में भी वही मार्किंग स्कीम चल रही है। समझ आया? यानी 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे 2 मार्क, और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन दिखेगा आपको 5 मार्क। लेकिन ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता कौन से नंबर में है? 15 या 16 में, और इसमें ऑप्शंस होते हैं दोनों क्वेश्चन में, 15-16 में। ऑप्शंस तो क्वेश्चन नंबर 11 से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे 18 तक जितने क्वेश्चन आते हैं सब में आपको ऑप्शन मिलते हैं, और क्वेश्चन 15 और 16 जो है वो 5 नंबर का होता है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। और ज़्यादातर तीनों सेट में हमने ये देखा अभी तक तीनों साल के पेपर में कि इसमें दोनों क्वेश्चन नंबर 15 में फंसते हैं, और दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर के होते हैं। समझ आया? दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर के होते हैं, बैंकिंग से आ जाते हैं, या तो रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट पर, या रिकरिंग और टैक्सेशन पर, या फिक्स डिपॉजिट और टैक्सेशन पर। तो इस साल भी एक क्वेश्चन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर आया और एक क्वेश्चन टैक्सेशन पर आया है 2020 में। तो जिस तरह 19 में पूछा था रिकरिंग और टैक्सेशन पर क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 20 में भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। समझ आ गया? तो सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल है और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन शामिल है। इसके पहले अभी तक क्या आता था? फिल इन द ब्लैंक्स। 18 और 19 में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे? ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन 20 में कहां से बनाया गया? ट्रू फॉल्स से। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट विल बी एजुकेशन सेस एट द रेट 3% इफ टैक्सेबल इनकम इज, दिस इज द टैक्सेबल इनकम 3000, और उसका 3% एजुकेशनल टैक्स देना है। तो 3000 का 3% कितना होता है? 3000 का 3% 90 रुपए। कैसे निकालेंगे? दिस इज 3000, इसका 3%, ये 2 जीरो खत्म, 30 बचा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90। दिस इज 90 रुपी। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज 90 रुपीज, ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इफ इन फिक्स डिपॉजिट, किस अकाउंट की बात हो रही है? फिक्स डिपॉजिट। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब? क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, हाफ नहीं, हर 3 महीने में। क्वार्टरली मतलब होता है 3-3 महीने में। तो किसी बैंक के खाते में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट लगाने का जो सिलसिला है वो क्वार्टरली है, यानी हर 3 महीने में बैंक आपके खाते में ब्याज लगा देगी, ब्याज का पैसा जोड़ देगी हर 3 महीने में। तो हमसे पूछ रहा है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। तो रेट का क्या होगा? 1 साल के लिए रेट होता है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर्स में कि 1 साल में जितनी बार ब्याज लगता है उतने टुकड़े रेट के हो जाएंगे। अब 1 साल में इन्होंने बोला क्वार्टरली लगाएंगे, यानी 3-3 महीने में, तो 1 साल में कितनी बार 3 महीने आएंगे? 4 बार। इसका मतलब है रेट के भी 4 टुकड़े होंगे। तो r डिवाइडेड बाय 4, व्हाट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4 इज 1/4। सो रेट कितना हो जाता है? 1/4। ऑप्शन है हमारे पास? ओके, दिस इज सेकंड ऑप्शन। 4 टाइम्स नहीं कर देना ना, r ऐसा हो रहा है, ये नया r डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज व्हाट 1/4 ऑफ r। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ पुराना रेट, 1/4 ऐसे बोलते हैं। सो दिस इज ऑप्शन। सेट सी में ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन है ना जी। ये सेट ए का था 1 मार्क का, ये सेट बी का था 1 मार्क का, और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेट सी का है 1 मार्क का, और नीचे भी ये अलग अलग सेट के हैं। सेम क्वेश्चन आया था सेट सी में, क्वेश्चन वही है इसलिए मैंने नोट नहीं किया है, खाली कैलकुलेटेड क्वार्टरली की जगह क्या है? हाफ अर्ली। सेम क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट है, लेकिन उसमें ब्याज कब कब लगता है? 6-6 महीने में। हाफ अर्ली मतलब 6 महीना। तो 1 साल में कै बार 6 महीना आएगा? 2 बार। तो रेट के कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2 इज हाफ, उसको हाफ बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाफ। अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है सेट ए में जो आया है, टू ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक पैन इज मस्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर इज मस्ट। क्या खाता खोलते समय बैंक में पैन कार्ड जरूरी है? आंसर है यस, दिस इज ट्रू। ट्रू। बिना पैन कार्ड के खाता खुल जाता है लेकिन मांगते हैं फिर, लेकिन कंपलसरी है, याद रखिएगा ना, इट इज कंपलसरी पार्ट। खोल देते हैं इमरजेंसी में, लेकिन बाद में आपको जमा करना पड़ता है। ओके, द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज टेकन एज फाइनेंशियल ईयर। आंसर है यस।
जैसे हमारा आपका सभी धर्मों का कैलेंडर चलता है अलग अलग, जनवरी से दिसंबर होता है हमारा कैलेंडर अंग्रेजी महीने का, है ना। मुहर्रम से मुस्लिमों में कहाँ से कहाँ तक चलता है जी, याद है? कितने मुस्लिम बैठे हो यहाँ? 2 और एक मैं 3, मुझे याद है ना। मुहर्रम से लेके जुल्हिज्जा तक ये 12 महीने बनते हैं, तो हमारा कैलेंडर अलग चलता है। हिंदू धर्म में चैत मास से महीना शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? फागुन में खत्म होता, नहीं फागुन में नहीं होता, किसमें होता? फागुन पे खत्म होता है, यस फागुन पे। तो चैत से शुरू होकर फागुन में खत्म होता है। तो सबका अपना अपना कैलेंडर चलता है। इवन जो आप लाला साहब का कैलेंडर देखते हैं, लाला राम स्वरूप, लाला साहब बोला करो, वैसा कैलेंडर आज तक नहीं छपा संसार में और न कभी छपेगा। सब उनकी कॉपी करते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। उनका कैलेंडर देखिए, उसमें विक्रम संवत अलग होता है, अलग चलता है। हिंदी महीना अलग चलता है हिंदुओं का, बंगला लोगों का अलग साल होता है। बंगला कैलेंडर में उसी पे भी होता है, देखिए ज़रा। कभी कैलेंडर ध्यान से देखा नहीं आपने, किसी दिन हम आपको दिखाएंगे उसको, ठीक है। अब नया साल आने वाला है, न्यू ईयर, तो सब लोग कैलेंडर खरीदोगे तो कौन सा खरीदोगे? लाला साहब का। और ब्रांड मार्क देख के, ट्रेड मार्क उसमें रहता है ना, चमकीली पन्नी लगी होती है ट्रेड मार्क उनका, वो देख के खरीदोगे, ठीक है। ओके, इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बैंक के डिपार्टमेंट में उनका साल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च। ये जो साल होता है 365 दिन का, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। सो क्वेश्चन पूछा है, टाइम पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज टेकन एज फाइनेंशियल ईयर? आंसर है यस, इट इज टेकन एज फाइनेंशियल ईयर। अगेन दिस इज ट्रू, सेट बी का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है? तो डायरेक्ट टैक्स होता है क्या? आंसर है यस, डायरेक्ट टैक्स होता है। ये कोई ढकी छुपी टैक्स नहीं है, वो आपसे जबरदस्ती लेते हैं सर्विस टैक्स, और उसमें साफ साफ लिखा है टैक्स है ये, इसलिए ये कैसा टैक्स है? डायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट नहीं है, समझ गए, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। सेट सी हो गया। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क के प्रिपेयर हो गए। अब हम आते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है और एक टैक्सेशन का, वो दोनों बनाने हैं आपको। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर। हमसे पूछा गया है, वसीम ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो तुरंत सॉल्यूशन बनाइए फटाफट। फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इन द पंजाब नेशनल बैंक, ही डिपॉजिट 200 पर मंथ। हर महीना जो पैसा जमा होता है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, एंड दिस इज 200 फॉर 5 ईयर। तो टाइम हमको कितना दिया है? 5 ईयर। हमको टाइम से मतलब नहीं, हमको नंबर ऑफ मंथ बनाना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में 60 मंथ्स हो गए, ठीक। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, पर साल, हर साल, ठीक है। तो हमसे पूछा है द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो ये सबसे पहले इसमें हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100, 1/12, एंड दिस इज एन टाइम n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऑलरेडी हम डिटेल कवर कर चुके हैं कैसे आता है ये, ठीक। वैल्यू को पुट करिए, मंथली इंस्टॉलमेंट है 200, मल्टीप्लाइड बाय रेट दे दिया है 6, और उसका परसेंटेज वाला 100 नीचे, 1/12, नंबर ऑफ मंथ है 60, और ये हो जाएगा 60 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। कुछ कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 जीरो यहाँ से ख़त्म है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, समझ रहे हो। और फिर से 12 पंचे 60 ख़त्म हो गया, ये 6 बचा, ये 5 बचा, 6 5 जा 30, और 6 और 1 61, 3 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा लो, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, और एक ये 0, 1830 रुपया। दिस इज इंटरेस्ट। तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1830 रुपया, समझ आया। आप क्या इतना पैसा लेके घर जाएगा? 200 रुपया तो हर महीना जमा कर रहा था 5 साल तक, तो टोटल अमाउंट कितना पैसा जमा कर रहा है हर महीना? वो 200। कितने महीने तक?
60 महीना, तो इतना पैसा तो उसी ने जमा कर दिया 260 महीना तक, ठीक है। और प्लस ब्याज कितना मिला 1830, तो टोटल पैसा कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 3000, तो 12000 तो उसने जमा किया और प्लस 12000 में उसको 1830 रुपया ब्याज मिला, तो कितना हो गया, दिस इज 0 3 8, 2 और 1 3 और ये 13830 रुपया। चेक करो, ठीक है, 13830 रुपया, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, चेक करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेट में आया हुआ था, सेट ए बी सी, छोटा करके मैंने लिखा है इसको क्योंकि आप जानते हैं टैक्स के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 वॉज 3,60,000, तो एनुअल इनकम कितना है, 3,60,000, एक साल में 3,60,000 रुपये उनकी इनकम है, ठीक है। ही डिपॉजिटेड 20,000 एज अर्ली प्रीमियम ऑन LIC में 20,000 रुपये जमा कर देते हैं, 4,000 एवरी मंथ इन द GPF जनरल प्रोविडेंट फंड, और ये था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिस इज द पॉलिसी। 4,000 एवरी मंथ इन द GPF जनरल प्रोविडेंट फंड, 4,000 महीना, तो एक साल में 48,000, 12 से मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। बस ये दो जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और हमको मालूम है सेक्शन 80C के तहत, ये सेंटेंस मैंने बदल के लिखा, अदरवाइज से लंबा चौड़ा था, 1 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग्स में रिबेट ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं, और हमको टैक्स निकालना है। टैक्स का चार्ट भी दिया है, चार्ट में क्या लिखा है, अप टू 2 लाख नो टैक्स, 2 लाख से 5 लाख 10%, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% और 3% एजुकेशनल टैक्स। समझ आ रहा है, तो वो चीज़ें मैंने नोट नहीं की है लेकिन हम उसको निकालेंगे, हो गया। तो अब हम सेविंग्स की तरफ आते हैं, एनुअल सेविंग्स। पहली चीज किसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, LIC, दूसरा GPF, बस 2 ही जगह इन्वेस्टमेंट है ना। तो LIC में कितना पैसा अर्ली जमा हुआ 20,000 और GPF में 4,000 मंथली है, तो 12 महीने में 48,000, दोनों जोड़ के बता दो टोटल कितना हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हम सेविंग्स में छूट ले सकते हैं, ये तो बहुत कम है, पूरा ही माफ़ हो जाएगा, तो पूरा माफ़ हो गया। कमाया कितना था 3,60,000, उसमें से पैसा बच गया, तो जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, रिमेनिंग अमाउंट के लिए 3,60,000 में 68,000 माइनस कर दीजिए, कितना आता है बताओ, 2,92,000। अच्छे से कर रहे हो, सब कोई माइनस कीजिए जी, 2,92,000, 10 में से 8 2, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है, ये 2, ठीक। दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। अब बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई और सेविंग्स नहीं है, तो यही क्या माना जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। सो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट, इसी पर टैक्स लगना है। अब हम टैक्स चार्ट देखेंगे, टैक्स चार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तब हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू टैक्स रेट्स अप टू 2 लाख नो टैक्स एप्लीकेबल, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, और बाकी 2 लाख से ज़्यादा होगा तो कितना लगेगा 10%, एंड 10% ऑफ 2 लाख से ऊपर, तो कितना पैसा था इसका जी, 2 लाख से 5 लाख के बीच था ना ये, तो इसमें से 2 लाख निकाल देते हैं क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगना, इसमें से 2 लाख माइनस कर दो, तो कितना पैसा रह गया 10% ऑफ,
2,92,000 में 2 लाख निकाल दिए तो 92,000 ना बचा। तो 92,000 का 10% हमको निकालना है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसल, कितना आया? 2900 कहाँ से आएगा? 10% निकालना है, 9,200। तो कितना परसेंट निकाल रहा है? 2% निकाल रहा है ना। आया 9,200। तो इतना पैसा एज ए टैक्स उसको देना पड़ेगा। अब इसके अलावा 3% और क्या लगता है? एजुकेशनल टैक्स। वो टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है। दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। तो एजुकेशनल टैक्स सेस, दिस इज 3% ऑफ 9,200। परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई, और ये 2 जीरो कैंसल। 92 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 3 27, 276, इतना ही आ रहा है। तो इतना उसको एज ए एजुकेशनल सेस देना पड़ेगा और इतना टैक्स देना पड़ेगा, दोनों मिला के टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्सेबल या पेएबल भी लिखते हैं इसको ना, पेएबल अमाउंट 92,000 प्लस 276, कितना आया बताओ? कितना? 9476, 9,476 रुपया। दिस इज द टैक्स। तो टोटल टैक्स इतना लगेगा। हो गया। और इसी के साथ 2020 के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। 2021 में पेपर नहीं हुआ था, तो अब हम 2022 के क्वेश्चंस बनाएंगे। हो गया।